देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि मुख्य रंग कौन कौन से हैं। तो कह रहे हैं लाल है, पीला है, नीला है। लाल, मेजेंटा और नीला है। कह रहे हैं उसके बाद में लाल, हरा, सफ़ेद है और लाल, हरा, नीला है। इनमें मुख्य रंग पूछ रहे हैं। तो मुख्य रंगों को हम प्राथमिक रंग भी कहते हैं। तो जो प्राथमिक रंग है वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्राथमिक रंग? ये है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग ऐसे रंग होते हैं जो बाकी रंगों से मिलकर नहीं बनते। जो बाकी रंगों से मिलकर बनते हैं, प्राथमिक रंगों से मिलकर बनते हैं, उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं। कौन कौन से 3 रंग है बेटा? तो लाल है, हरा है और नीला है। लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग होते हैं। और प्राथमिक रंगों का उपयोग कहाँ करते हैं? प्राथमिक रंगों का उपयोग कहाँ होता है, कोई पूछेगा तो देखिए, पहले टीवी आते थे ब्लैक एंड वाइट, उसमें 2 ही रंग होते थे, काला और सफ़ेद। लेकिन जो रंगीन टीवी हैं उनमें यही लाल, हरा और नीला रंग इस्तेमाल होते हैं। तो रंगीन टीवी में, रंगीन टेलीविज़न में किसका उपयोग किया जाता बेटा? प्राथमिक रंगों का। और प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? लाल, हरा और नीला। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर लगेगा डी। इस आधार पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग कहलाते हैं। लाल, हरा, नीला। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे थे हमसे, कह रहे हैं खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक रहता है। ब्यूटेन होता है, मीथेन होता है, हीलियम होती है या सल्फर डाइऑक्साइड। जो खाना पकाने वाली गैस है उसमें तकरीबन 90% क्या पाया जाता है? कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन। ठीक है। जो खाना पकाने वाली गैस है उसको हम बोलते हैं कुकिंग गैस। बहुत अच्छा सवाल बनता है यहाँ से, कुकिंग गैस। तो इसको हम कहते हैं, खाना पकाने वाली गैस को कुकिंग गैस। खाना पकाने वाली गैस को कुकिंग गैस कहा जाता है। अब देखो, कहते हैं कुकिंग गैस, कौन सी गैस कुकिंग गैस होती है? तो एलपीजी। खाना पकाने में एलपीजी का इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस हिंदी में इसे कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस देखिए, पहला सवाल ये है कि इसे द्रवित पेट्रोलियम गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि सिलेंडर के अंदर ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। जब इसे सिलेंडर के अंदर भरते हैं तो ये द्रव अवस्था में होती है, इसलिए इसे लिक्विफाइड या द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, एलपीजी। ये जो एलपीजी है जो खाना पकाने में इस्तेमाल होती है, एलपीजी में 2 गैसें होती हैं मुख्य रूप से। एक ब्यूटेन होती है और एक होती है प्रोपेन। तो एलपीजी गैस 2 गैसों का मिश्रण है। 90% होती है ब्यूटेन और 10% होती है प्रोपेन। तो एलपीजी गैस 2 गैसों का मिश्रण है, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है?
कुकिंग गैस में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? ब्यूटेन की। तो ऐसे पूछा जाता है कि कुकिंग गैस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ब्यूटेन। एक और सवाल है कि ये जो एलपीजी गैस थी ये वैसा गंधहीन थी, इसमें स्मेल नहीं आती थी, तो उससे दुर्घटनाएं बढ़ी। जैसे अगर एलपीजी गैस लीक कर रही हो और स्मेल ना आए तो दुर्घटना हो सकती थी या हो गई होंगी दुर्घटना शुरू में। तो ये महसूस हुआ कि इस एलपीजी गैस का अगर उपयोग करना है तो इसमें गंधयुक्त पदार्थ मिलाना पड़ेगा। तो इसमें गंधयुक्त पदार्थ मिलाया गया, उसे कहते हैं एथिल मरकैप्टन। क्या कहते हैं? एथिल मरकैप्टन, गंधयुक्त पदार्थ। तो इसमें गंधयुक्त पदार्थ मिलाया गया। गंधयुक्त पदार्थ का जो नाम है वो है एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन। इसका सूत्र होता है वैसे इसे कहते हैं RSH। R होता है एथिल, तो C2H5SH। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि एथिल मरकैप्टन जो किसका यौगिक है। तो इसमें आप देख रहे हैं S का मतलब होता है सल्फर, तो यह सल्फर का यौगिक है। यह सल्फर का यौगिक है। तो अब कभी आप देखते होंगे एलपीजी गैस अगर कहीं से लीकेज करती है या लीक करती है तो स्मेल जो आती है वो एलपीजी की नहीं होती, वो ब्यूटेन और प्रोपेन की स्मेल नहीं होती स्मेल, वो स्मेल होती है एथिल मरकैप्टन की। क्योंकि एथिल मरकैप्टन जो है जब एलपीजी निकलती है तो उसके साथ निकलता है। तो अब आप भी देखते होंगे कि एलपीजी गैस में एक स्मेल आती है, वो स्मेल ही एथिल मरकैप्टन है। ये मिलाया गया था, ये मिलाया जाता है, इस वजह से मिलाया जाता है कि एलपीजी गैस के लीकेज होने का पता चल सके। अगर एथिल मरकैप्टन को एलपीजी से अलग कर दोगे तो एलपीजी गैस जब लीक करेगी तो आपको पता तक नहीं चलेगा। और ऐसे में आप रसोई घर के अंदर गए, एलपीजी गैस निकल रही थी, आपको स्मेल नहीं आई, आपने जाकर वहाँ पर आग लगा दी और पूरे में ब्लास्ट हो गया। ठीक है, तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एथिल मरकैप्टन मिलाया गया। एलपीजी गैस का काम तो सब जानते हैं भाई, इसका काम मुख्य रूप से कहाँ हो रहा है इस समय? खाना पकाने में। खाना पकाने में, खाना पकाने में जिस गैस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है उसका नाम क्या है? एलपीजी। एक सवाल और आपने सुना होगा कि जो गैस सिलेंडर होते हैं उन सिलेंडरों पे एक रेगुलेटर होता है। गैस रेगुलेटर का काम क्या है? गैस रेगुलेटर का काम, गैस रेगुलेटर का काम क्या होता है? तो देखिए, हाँ, दाब को नियंत्रित करना। दाब को नियंत्रित करना। आपने देखा होगा जो गैस सिलेंडर होता है रसोई घर में रखा हुआ, जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो रेगुलेटर होता लगा हुआ जहाँ से पाइप निकलता, रेगुलेटर को ऑन ऑफ करना पड़ता है। अगर आपने रेगुलेटर को ऑन कर दिया तो समझ लो सिलेंडर के अंदर दाब घट जाएगा, और जैसे दाब घटेगा तो जो द्रव अवस्था वाली गैस है वो किस में बदल जाएगी? जो द्रव अवस्था में है वो गैस अवस्था में आ जाएगी और पाइप के रास्ते वो चूल्हे तक पहुंच जाएगी। आप उसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको वो गैस रोक लेनी है तो आप रेगुलेटर को ऑफ़ कर दीजिए। जैसे आप रेगुलेटर ऑफ़ करेंगे दाब बढ़ जाएगा और जो गैस है सिलेंडर के अंदर, जो अब तक गैस ये फॉर्मेट में थी वो द्रव फॉर्मेट में बदल जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको द्रव पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ऐसी गैस जो द्रव अवस्था में है। तो सिलेंडर के भीतर एलपीजी गैस किस अवस्था में होती है? द्रव में या गैस में? द्रव में। कभी इस छोटे सिलेंडर को पकड़ के हिलाओ, ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ हो, लगता नहीं लगता? तो वो गैस जो है वो द्रव अवस्था में है। और वो द्रव अवस्था में किसकी वजह से आई है? रेगुलेटर की नहीं, दाब की वजह से। किसकी वजह से? दाब की वजह से आई है वो द्रव अवस्था में। लेकिन रेगुलेटर लगाने के बाद उसके सिलेंडर के दाब को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, घटाया या बढ़ाया जा सकता। ऑन करते हैं रेगुलेटर तो प्रेशर कम हो जाता और ऑफ करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता। जैसे प्रेशर बढ़ता है गैस द्रव अवस्था में चली जाती है और प्रेशर
ऑन का मतलब रेगुलेटर ऑन करते हैं तो प्रेशर घट जाता है, जिससे वो गैस अवस्था में आ जाती है। वरना सिलेंडर से पानी कैसे निकलेगा बताओ, ठीक है। तो जब इस्तेमाल करते हैं तो गैसीय रूप में इस्तेमाल होती है वो, और जब रोक देते हैं तो वो द्रव अवस्था में चली जाती है, ठीक है। चलिए भाई, बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट था, आपको समझा दिया गया है। एलपीजी गैस के संबंध में इतनी बातें याद कर लो, फुल स्टेप हो गया आपका ये। क्वेश्चन जब भी आएगा उसका आंसर आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। अगले सवाल कह रहे हैं कि अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है। ये अल्जाइमर रोग है, कह रहे हैं गुर्दे से संबंधित है, आँख से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है, ये इनमें से कोई नहीं है, बताइए। तो अल्जाइमर रोग जो है वो ब्रेन से संबंधित है हमारे। तो अल्जाइमर रोग का संबंध किससे है भैया, ब्रेन से। तो देखिए अल्जाइमर रोग अब सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि जो अल्जाइमर रोग है उससे प्रभावित अंग, शरीर का प्रभावित अंग कौन सा अंग जो है, शरीर का कौन सा हिस्सा अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। तो उसका नाम है बेटा मस्तिष्क। अब सवाल ये आता है कि अल्जाइमर रोग क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो कहा जाता है ब्रेन में कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन बन जाती है, हमारे दिमाग के अंदर कुछ हानिकारक प्रोटीन जम जाती है ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से अल्जाइमर रोग होता है। तो अल्जाइमर रोग का कारण क्या है, अल्जाइमर रोग का कारण क्या है, मस्तिष्क में कुछ अतिरिक्त प्रोटीन का बनना, मस्तिष्क में कुछ हानिकारक प्रोटीन का बनना, ब्रेन के अंदर कुछ हानिकारक प्रोटीन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अल्जाइमर होता है, ठीक है। एक सवाल और याद रखेंगे, देखिए इसका एक अन्य नाम भी है। अल्जाइमर रोग को और क्या कहते हैं आप, अल्जाइमर रोग को कहा जाता है स्मृति हानि। क्या कहते हैं, स्मृति हानि। अच्छा, स्मृति क्या है, याददाश्त, इसका मतलब याददाश्त को हानि है। तो इस बीमारी में क्या लक्षण प्रतीत होते हैं, भूलने की बीमारी, मतलब याददाश्त कमज़ोर हो जाना, याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, ये अल्जाइमर है। तो अल्जाइमर का, हाँ, अल्जाइमर में क्या होता है, इसमें याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, इसमें याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी तो व्यक्ति क्या चीज़ों को याद रख पाएगा, नहीं रख पाएगा, वो भूलेगा, क्या होगा, वो भूल जाएगा चीज़ों को। बहुत बार व्यक्ति जो है, हाँ, कभी कभी दूसरों का नाम तक भूल जाता है, चीज़ों को रख कर भूल जाता है। तो अल्जाइमर बीमारी जो है वो किस अंग की है, मस्तिष्क की। अल्जाइमर होने का कारण क्या है, ब्रेन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन का बन जाना जो हानिकारक है। अच्छा, इसे और क्या कहते हैं, स्मृति हानि या स्मृति लोप। और बताइए इसमें व्यक्ति की याददाश्त पर क्या प्रभाव पड़ता, बढ़ जाती है, घट जाती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो याददाश्त घट जाती है अल्जाइमर में। एक रोग होता अल्सर, अल्सर रोग जो होता है पेट का होता है। तो अल्सर रोग का संबंध पेट से है और अल्जाइमर का संबंध, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्सर कहाँ की बीमारी है। तो अल्सर बीमारी है बेटा कहाँ की, पेट की। और अल्जाइमर कहाँ की बीमारी है बेटा, अल्जाइमर कहाँ की बीमारी है, तो अल्जाइमर बीमारी है ब्रेन की। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में ये लोग क्या कह रहे थे हमसे, कह रहे हैं एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम बताइए। कह रहे हैं कि एल्युमिनियम के सबसे मजबूत मतलब सबसे बढ़िया अयस्क कौन सा है एल्युमिनियम का। तो ऑप्शन है बॉक्साइट है, कैल्साइट है, कैलामाइन है, गैलेना है। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो है भैया बॉक्साइट। तो ये तो धातु है, ये देखिए मैंने एक तरफ लिख दी धातु, और ये उन धातुओं के अयस्क हैं। मैं आपको कुछ धातु लिख रहा हूँ पहले। जैसे एक धातु लिखी गई है एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम का अयस्क लिखिए। दूसरा एक धातु है पारा, बहुत आता पेपर में, पारे का अयस्क लिखिए। एक आता है सीसा, पेपर में पूछा जाता, शीशे का अयस्क लिखिए। एक आता है लोहा, लोहे का अयस्क लिखिए। एक नाम आता है जिंक, जिंक या जस्ता, जिंक या जस्ता, इसका अयस्क लिखिए। एक आता है चांदी। ये 5-6 इम्पोर्टेंट अयस्क हैं। चांदी का अयस्क लिखिए। तो आपने सुना होगा कि एल्युमिनियम का अयस्क जो होता सबसे अच्छा वो होता बॉक्साइट। देखो पारे का अयस्क होता भैया सिनेबार, बहुत आया पेपर में कि सिनेबार किसका अयस्क है, तो पारे का। शीशे का अयस्क सुना होगा आपने, गैलेना, गैलेना शीशे का अयस्क है। लोहे के 3 अयस्क सुने होंगे आपने। एक नाम सुना होगा हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। ये सब अयस्क हैं लोहे के। जिंक या जस्ते का क्या है बताइए। जिंक या जस्ते का होता है कैलामाइन, बहुत आया पेपर में कैलामाइन। और चांदी का क्या होता है अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट। ये चांदी का अयस्क है अर्जेंटाइट। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये, चांदी का अयस्क है अर्जेंटाइट। तो एल्युमिनियम का अयस्क होता बॉक्साइट, पारे का होता बेटा सिनेबार, शीशे का होता है गैलेना, लोहे के 3 है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, जिंक या जस्ते का होता है कैलामाइन, चांदी का होता है अर्जेंटाइट। चांदी वाला बहुत पूछा गया है, जिंक वाला बहुत बार आया है, पारे का बहुत बार पूछा गया है। तो ये सब अयस्क हैं और बड़े सारे क्वेश्चन जो यहाँ से बने हैं, एग्जामिनर ने बहुत सारी बातें यहाँ से कंफर्म करी हैं, आपसे पूछी हैं। ठीक है, तो ये मैंने 5-6 अयस्क लिखवा दिए, इम्पोर्टेंट है सभी ये। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इस बार। ये कह रहा है निक्टोपोलिया। देखो निक्टोपोलिया जिसको रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। अब सबको पता चल गया होगा कि भैया रतौंधी कह रहे हैं, रतौंधी को निक्टोपोलिया भी कहते हैं। अब याद रखेंगे निक्टोपोलिया बीमारी मतलब रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होती है। ऑप्शन आ रहा है विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B2 मतलब B12। कल मैंने एक विटामिन कराया था विटामिन सी, पूरी डिटेल करा दी उसकी। आज विटामिन ए का नंबर है, उसके बारे में देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो कल मैंने एक बात बताई थी कि कौन सा विटामिन ऐसा जो मांस, मछली, अंडे में नहीं पाया जाता, विटामिन सी। तो हेडिंग बनाएंगे विटामिन ए, विटामिन ए। देखो किसी भी विटामिन के बारे में सबसे पहले आपको पढ़ना होता है उसका रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम पढ़ा होगा आपने, क्या होता भैया रेटिनोल। रेटिनोल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। दूसरा सवाल, विटामिन
ए के स्रोत क्या हैं? विटामिन ए के स्रोत क्या क्या हैं भैया? तो बहुत सारे हैं। दूध है, मक्खन है, अंडा है, मछली या मछली का तेल, मछली का तेल, ऐसे ही सब्जियों की बात करेंगे तो गाजर कई बार पेपर में आया है। गाजर किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो विटामिन ए का। ऐसे नाम आता, देखिए गाजर के बाद में, हाँ, पीले पके फल, ऐसे फल जो पकने के बाद पीले पड़ जाते हैं, जैसा पका हुआ आम, पपीता, मतलब ये सब पीले फल हैं, पकने के बाद सब पीले पड़ जाते हैं। ये पीले पके फल भी पूछा गया है कि पीला पका फल किसका एक बेहतर स्रोत है? तो विटामिन ए का। तो मछली का तेल, गाजर, पीले पके फल, ETC कर दें। जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन करी है ये सब सवाल पूछे गए। गाजर बहुत बार आया है, ठीक है, गाजर बहुत बार आया है। अब सवाल ये आता है कि देखो किसी भी विटामिन के अधिकता से रोग नहीं होता, लेकिन विटामिन की कमी से रोग होता है। तो बताइए विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? कमी से रोग, तो एक लिखवाया है रतौंधी, और देखो रतौंधी को कहते हैं निक्टपोलिया। अब पेपर में अगर निक्टपोलिया आ गया मान लो अगली बार में, और रतौंधी लिखा हुआ नहीं आया, तो आप फिर उस सवाल का जवाब दे ही नहीं पाओगे। ऐसे ही होता है जीरोप्थैल्मिया। ये दोनों आँखों की बीमारी हैं। रतौंधी भी, जीरोप्थैल्मिया भी आँखों की बीमारी है। देखो कुछ बातें नोट करने की हैं, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुल जाते हैं, तो विटामिन ए वसा में घुलता है, तो यह वसा में घुलनशील है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। तो कौन सा विटामिन ऐसा है जो वसा में घुल जाता है? नाम है उसका विटामिन ए। वैसे वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चारों विटामिन वसा में घुलते हैं, और बी और सी जो घुलता है वो जल में घुलता है। ऐसी देखो कहते हैं यह पादप की बीटा कैरोटीन रंजक से संश्लेषित होता है। इस बात का मतलब समझिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लाइन। ये सवाल ऐसा पूछा जाता है कि बताओ कौन सा विटामिन ऐसा है जो पादप के बीटा कोशिका या बीटा कैरोटीन से बनता है? तो पौधों में बीटा कैरोटीन होता है, और बीटा कैरोटीन से क्या बनता है पेड़ों के अंदर? विटामिन ए। तो विटामिन ए का संश्लेषण किस चीज़ से होता है? पादप की बीटा कैरोटीन से। पादप की बीटा कैरोटीन अंडरलाइन कर लो, बहुत अच्छा सवाल बनेगा। पादप के बीटा कैरोटीन से कौन सा विटामिन बनता है? यह पौधों के अंदर विटामिन ए को बनाने वाला क्या है? तो बीटा कैरोटीन। एक देखेंगे यह यकृत में संश्लेषित होता है। देखो यह यकृत में, पेपर में आया है ये भी, यह यकृत में संचित होता है। संचित का मतलब क्या है? इकट्ठा होना। तो वैसे तो ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता ये, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो लीवर में स्टोर होता है,
तो ये सवाल पूछते हैं कि बताइए कौन सा विटामिन ऐसा है जो हमारे लीवर में संचित हो जाता है। विटामिन ए। विटामिन ए हमारे लीवर में संश्लेषित होता है, यह संचित होता है। और एक लिखेंगे, हाँ, इसे संक्रमण रोधी विटामिन, इसे संक्रमण रोधी विटामिन अंग्रेजी में कहते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब यह है कि ये शरीर के अंदर इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। तो जो विटामिन शरीर के अंदर इन्फेक्शन को रोकने का काम करेगा उसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। अच्छा, कौन सा विटामिन ऐसा है जो रक्षा तंत्र को मजबूत करता है? विटामिन सी। और कौन सा विटामिन ऐसा है जो संक्रमण को रोकने का काम करता है? तो विटामिन ए। दोबारा देख लीजिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। विटामिन ए के स्रोत हैं दूध, मक्खन, अंडा, मछली, मछली का तेल, गाजर बहुत अच्छा उदाहरण है, पीले पके फल, इन सब में विटामिन ए पाया जाता है। कमी से रोग होते हैं आँखों के, जैसे रतौंधी, निक्टपोलिया कहते हैं उसको, और जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया में क्या होता है? आँखें सूख जाती हैं, ठीक है, दर्द होता है आँखों में। और रतौंधी जो होती है उसमें शाम के समय दिखाई नहीं देता, है ना, हाँ, दिखाई नहीं देता। रात्रि अंधता भी कहते हैं रतौंधी को। यह विटामिन घुल जाता है किसमें? वसा में। तो वसा में 4 घुलते हैं, ए, डी, ई, के। विटामिन ए पेड़ों में कहाँ से बनता है? तो पादप की बीटा कैरोटीन विटामिन ए का निर्माण करती हैं। ये सवाल बहुत अच्छा है। कौन सा विटामिन ऐसा जो हमारे लीवर में संचित रहता है? विटामिन ए। और कौन सा विटामिन ऐसा जो शरीर के अंदर इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकता है? विटामिन ए। एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसको कहते हैं? तो विटामिन ए को। चलो भैया।